चंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में सनक नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ बूढ़े माँ बाप रहते थे। सनक का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न तो कोई जमीन थी, ना ही खाने के लिए कोई साधन। सनक दिन भर मजदूरी करता और उससे जो भी कुछ कमा पाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। यह देखकर उसके माँ बाप बहुत दुखी होते। एक दिन उसकी माँ बोली, हमारे पास ना तो कोई घर है, ना ही कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेत में मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत कम पैसा मिलता है। हम दोनों अपने बेटे पे बोझ बन गए हैं। यह सुनकर उसके पिता बोले, परेशान मत हो राधा, हमारा बेटा बहुत ही मेहनती है, भगवान सब देख रहे हैं। सनक ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानी देखी है, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी खूब धन कमाएगा और उससे परेशानी दूर हो जाएगी। सनक हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसके साथ ना हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य बदल जाएगा और उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक दिन सनक सेठ राम प्रसाद के खेत पर काम कर रहा था। राम प्रसाद एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सनक अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि राम प्रसाद बहुत उदास हैं और गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। राम प्रसाद को उदास देख सनक तुरंत उनके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सनक की बात सुनकर राम प्रसाद को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले, अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद अपनी मदद कर सकता है क्या? अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता, क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए मेरे खेत पे काम करना पड़ता? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। यह सुनकर सनक बोला, सेठ जी, ऐसा बात नहीं है। यह सब वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे साथ नहीं है, पर अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूँगा तो किस्मत भी एक दिन बदल जाएगी। मेहनत और ईमानदारी से तकदीर का दरवाज़ा खुलने में देर हो सकती है, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सनक की बात सुनकर राम प्रसाद बहुत खुश हुआ। अरे वाह सनक, तेरी विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर दिल को सुकून मिला है। इतनी परेशानी में भी तू अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिताजी की सीख है। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए अपने पिताजी से जिद करता था, बेटा सनक, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा को पूरा कर सकूं, पर एक बात हमेशा याद रखना, धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह खटियानी लेती है और बारिश की तरह परेशानी लाती है। पर जैसा हर मानसून बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह, लगता है तेरे पिताजी बहुत नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ? एक बार मुझे साफ साफ बताइए, शायद मैं आपकी परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। अरे सनक, मैं एक बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई हल नहीं नजर आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए, शायद कोई हल निकाल सकूं।
सनक, हमारे गांव में एक पिताजी की पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरे और मेरे भाई का हक है, पर गांव के ही दो बाप बेटे जगदीश और विनय ने उस पर कब्जा कर लिया है। थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, पर गांव के बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन्होंने जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिताजी की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आपको कानून का सहारा लेकर भी अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सनक, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी ज़मीन छीनी जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सनक ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मालिक आप चिंता मत करिए, हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आपकी ज़मीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ सनक, वह तरीका क्या है? सनक ने राम प्रसाद को अपनी सारी तरकीब समझा दी। तरकीब सुन के राम प्रसाद सनक से बोले, अरे वाह सनक, तू भी बहुत समझदार है। तू तो बहुत अच्छा तरकीब बताया है। इससे तो मेरी ज़मीन ज़रूर मिल जाएगी। मैं तुझे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आपकी ज़मीन नहीं चाहिए। ठीक है सनक, तू बहुत नेक इंसान है। कल से तू काम पर लग जा। सनक फिर से खेत में अपना काम पर लग गया। अगले दिन सनक जगदीश और विनय के पास पहुंच गया, जिन्होंने राम प्रसाद की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्ते सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की ज़रूरत है। क्या आप यहाँ मुझे भी कोई काम दे सकते हैं? अरे तू कौन है? तुझे किसने कहा कि यहाँ मजदूर की ज़रूरत है? सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास ही एक गांव में मैं रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं न कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम से अपना पेट पलता है। कभी खेती कर लेता हूँ, कोई मजदूरी। यह तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं तो सुना था आप लोग की गांव में सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, इसलिए आपके यहाँ मज़दूरों की ज़रूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी मज़दूर की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब राम प्रसाद सेठ आपके बारे में सही कह रहा था। है? राम प्रसाद ने हमारे बारे में क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए मैं चलता हूँ। आपके यहाँ तो कोई काम की ज़रूरत नहीं। मैं अपने लिए कहीं और काम देख लेता हूँ। सनक वहाँ से जाने लगा, तभी जगदीश और विनय ने उसे रोका और पूछा कि राम प्रसाद ने उनके बारे में क्या कहा। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सनक तुरंत वापस गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने को तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट भरना है। अरे सब्र करो, काम तो हम बता देंगे तुम्हें। पहले यह बताओ कि राम प्रसाद हमारे बारे में क्या कहता था। सेठ जी,
मैं पहले राम प्रसाद के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत कंजूस और बदतमीज़ आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, फिर इतना मेहनत के बावजूद वह मेरा सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई। फिर क्या हुआ, राम प्रसाद हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ राम प्रसाद से बहस हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में मैं उसे ज़्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगदीश सेठ और विनय सेठ हैं, सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। राम प्रसाद कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वह तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जगदीश और विनय सनक की चापलूसी भरी बातों में आ गए और उसने अपने यहाँ काम पर रख लिया। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमने अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की ज़रूरत है। कल से काम पे आ जाना। कुछ दिन बीत जाने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। एक दिन जगदीश अपने बेटे विनय से बोला, विनय बेटा, यह सनक तो बहुत मेहनती है, यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, सनक बहुत ही ईमानदार है, इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। यह पूरे दिन यहाँ काम में लगा रहता है। सनक की मेहनत ने जगदीश और विनय का दिल जीत लिया। कुछ दिन बीत गया। एक शाम जगदीश और विनय अपने कर रहे थे, तभी वहां अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि सनक इतनी देर तक भी काम कर रहा है। सनक भाई, अब तो रात होने वाली है, तुम इतना देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम करो। सेठ जी, हमारे किस्मत में आराम कहाँ। घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, काम नहीं करूँगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊँगा। घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम कर लूँ, इस तरह मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम बहुत मेहनती हो सनक, आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाके आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है सनक, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके घर चले जाना। इसके बाद जगदीश और विनय खेत को सनक के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह विनय और जगदीश अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़े हुए आए और पूछे, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह ज़मीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, यह ज़मीन हमारी है, हमारे पास इसका कागज़ भी है। फिर तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वहाँ देखो तुम्हारी ज़मीन से क्या निकला है। थानेदार को कहते ही दोनों बाप बेटे जब पीछे पलट कर देखे तो उनके ज़मीन में एक कंकाल निकला हुआ था, जो काफ़ी पुराना था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार साहब बोले, यह किसकी लाश है? यह तुम्हारी ज़मीन में क्या कर रही है? अब तुम दोनों को फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सज़ा जरूर होगी। नहीं थानेदार साहब, ऐसा मत बोलिए, हम दोनों ने कुछ नहीं किया। पहले किसी आदमी को मारो, फिर वो मर जाए तो अपने ही खेत में गाड़ दो, और जब पुलिस आए तुम लोग को तो ये हमने नहीं किया।
उन दोनों को तो जेल में ही डालेंगे। अब तुम दोनों में से डिसाइड करो कि कौन जेल जाएगा। नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। अभी वहाँ पे सनक आता है और बोलता है, क्या हुआ मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? सनक देखो ना हमारे खेत से क्या निकला है, ये देखो कंकाल निकला है। अरे मालिक, ये तो बहुत गंभीर वाली बात है और पुलिस भी आई है, आप लोग तो अब जेल जाना पड़ेगा। सनक, अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। मालिक, यह कंकाल बहुत पुराना है, क्या आप बता सकते हैं कि ये ज़मीन आप पहले किससे खरीदे हैं? सनक, हमने ये ज़मीन पहले राम प्रसाद की थी, उसी से ली है, हमारे पास इसका कागज भी है। तो क्यों ना मालिक, आप राम प्रसाद को ही क्यों ना फंसा दें? क्या कह रहे हो सनक, थोड़ी बात बताओ। सनक ने अपनी सारी तरकीब दोनों बाप बेटों को समझा दी। फिर थानेदार साहब से बोला, थानेदार साहब, यह ज़मीन इन दोनों की नहीं बल्कि सेठ रामदास की है। ये रामदास कौन है? थानेदार तेजी से बोले, साहब, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो इनकी ज़मीन है ये लोग रेंट पे लिए थे और इस पे काम कर रहे थे। जाओ जल्दी रामदास को बुला ले आओ। सनक तुरंत गया और रामदास को बुला लाया, परंतु राम प्रसाद अपने साथ गांव के सरपंच को भी ले आया। ये क्या हो रहा है, यहाँ कितने लोग जमा क्यों हैं? देखिए सरपंच जी, दोनों की ज़मीन में एक कंकाल निकला है और ये लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ राम प्रसाद की है। थानेदार साहब ने सरपंच को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख जगदीश ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, हमने यह ज़मीन कुछ समय के लिए काम करने के लिए ली है, आप हमारे मजदूर सनक से पूछ लीजिए। हाँ, हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा है कि ज़मीन पर कोई केस चल रहा है और इस ज़मीन पर तुम्हारा कब्जा था और अब तुम कह रहे हो कि ज़मीन तुम्हारी नहीं राम प्रसाद की है। नहीं साहब, हमने राम प्रसाद सेठ को धोखा दिया था, हम बस ज़मीन को हड़पना चाहते थे, पर अब हमें यह ज़मीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, अब आप जाइए, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। सरपंच ने कहकर थानेदार को वहाँ से जाने को कहा। सरपंच ने राम प्रसाद से कहा, अब बताओ यह कंकाल यहाँ कैसे आया, तुमने किसको मार के यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, यह तो कंकाल है, इन दोनों ने मिलकर मेरी ज़मीन हड़प ली थी। मैं और सनक ने मिलकर यह तरकीब सोची थी कि हमारी ज़मीन कैसे वापस मिले। राम प्रसाद ने सरपंच को पूरी कहानी समझा दी कि कैसे क्या मिलकर ज़मीन को लेने की बात की। राम प्रसाद की बात सुनकर दोनों बाप बेटों का पैरों तरह ज़मीन खिसक गया। यह हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवा लिया। सनक को इस योजना में शामिल देख दोनों बाप बेटे को समझ आया कि यह सब सेठ राम प्रसाद और सनक की मिली भगत है। दोनों बाप बेटे के पास अब गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। हमें माफ़ कर दीजिए सरपंच जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और ज़मीन भी सेठ राम प्रसाद को वापस कर देंगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख राम प्रसाद ने उनको माफ़ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ राम प्रसाद ने अपना केस वापस ले लिया। राम प्रसाद के केस वापस लेते ही सरपंच जी वहाँ से चले गए। धन्यवाद सेठ राम प्रसाद जी, आपने हमें माफ़ कर दिया, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जगदीश, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, बस याद रखना कि ज़मीन के टुकड़े के लिए अपनों के साथ कभी गलत नहीं करते। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ज़मीन क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ राम प्रसाद ने सनक को ज़मीन का एक हिस्सा दे दिया और उसी ज़मीन का मालिक बना दिया। सनक, जैसे मैंने वादा किया था, जिस ज़मीन पर तुम काम कर रहे थे, आज वह ज़मीन तुम्हारी है और अब तुम उसका मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। याद करो सनक, तुमने मुझे क्या कहा था, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा।
तुम समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खुल चुका है। अब तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह सनक ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठराम प्रसाद को उनकी ज़मीन वापस और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटे को भी सबक सिखाया। इस तरह सनक ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़े जमींदार का मालिक बन गया। तो सीखा बच्चों, अगर हम अपनी मेहनत और लगन से काम करते रहेंगे तो किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी।